यूपी में वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनेता अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हर मोर्चे पर आगामी चुनाव की यहां पर बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य राज्य, क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मजबूत सियासी चेहरे हैं जो अपने बलबूते पर कुछ प्रभावित क्षेत्र में चुनावी नतीजे बदलने का मादा रखते हैं। ऐसे में आज चर्चा करेंगे राजा भैया के बारे में। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि जनतांत्रिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वो सुप्रीमो हैं और लगातार अपनी पार्टी को लेकर के मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में वंदे मातरम को लेकर यूपी विधानसभा में हुई चर्चा में भी राजा भैया ने जोरदार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को बिना नामली निशाना साधा था। उनके भाषण के दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव मौजूद थे। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगामी वक्त में राजा भैया की सियासी भूमिका चुनाव में क्या होगी, क्योंकि उनकी राजनीतिक पार्टी एक सीमित क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन 2024 के यहाँ पर लोकसभा चुनाव देखें तो उस चुनाव में राजा भैया ने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, यानी कि उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुला लाइसेंस भी दे दिया था कि आप जिस भी गठबंधन को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहें, आपकी स्वयं की मर्जी होगी। ऐसे में कई जनसभाएं हुई जहां पर समाजवादी पार्टी की जनसभाओं में राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और झंडे लहराते हुए नजर आए। तो क्या अखिलेश यादव को 27 में समर्थन देने जा रहे हैं राजा भैया? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे खास सहयोगी दीपक मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक, राजा भैया के बारे में मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इनका रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि ताबड़तोड़ भाषण दिया उन्होंने यूपी विधानसभा में। देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव में ये किसका समर्थन करेंगे या किससे समर्थन लेंगे, ये इनकी बढ़ती जरूरतों पर निर्भर करेगा। अभी इनके 2 विधायक हैं और जो नगर निकाय चुनाव होते हैं वहां पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। ये बात इन्होंने खुद भी कह रखी है कि जिसका नाम तय कर दिया वो जीतना तय माना जाता है। तो इससे पहले विधानसभा चुनाव, उससे पहले है नगर निकाय चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर काफी चर्चा रहेगी। पंचायत चुनाव में किसको राजा भैया आगे करेंगे, कौन इनके खिलाफ रहेगा, कौन इनका साथ देगा, वहां से भी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। पंचायत चुनाव काफी कुछ स्थिति को स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पर सिंबल की लड़ाई नहीं होती। और जैसा कि हम देखते आए हैं, राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कई नेता, बीजेपी के कई नेता हमेशा एक मोर्चाबंदी के रूप में आगे रहे हैं, क्योंकि हर किसी की नजर रहती है कि अपनी पार्टी का अगर विस्तार करना है तो जहां बाहुबली नेता भी है वहां पर भी इनको टक्कर देने की बात सामने आती है। फिलहाल अगर हम देखें, राजा भैया ने समय समय पर ये संकेत दिए हैं कि जिस पार्टी के साथ वैचारिक गठबंधन मिलेंगे, यानी विचार मिलेंगे और तालमेल चलेगा साथ, तो उसी के साथ जा सकते हैं। अगर विचार ही नहीं मिलेंगे तो फायदा क्या है? दीपक, मैं रोकना चाहूंगा, कई बार राजा भैया ने खुले मन से भी ये कहा है कि मुझे राजनीति में लाने वाले मुलायम सिंह यादव है। और अखिलेश यादव ने 2022 की विधानसभा चुनाव में जो बयानबाजी की, उन्होंने कुंडा विधानसभा सीट को लेकर भी कहा कि इस बार कुंडा में कुंडी लगाने की तैयारी कर लो। तो कहीं ना कहीं राजा भैया अपनी सियासी विरासत को लेकर ही चिंतित नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो बढ़ता सियासी प्रभाव है, जो उत्तर प्रदेश में हम सबने देखा लोकसभा के चुनाव के दौरान, क्या इसी बात को लेकर के राजा भैया जो है यहाँ पर आगामी रणनीति बनाएंगे कि अखिलेश यादव के साथ आगे बढ़ा जाए, तो कहीं ना कहीं जो पीडीए का वोट बैंक है उसका मजबूत उन्हें सियासी लाभ मिल सकता है। देखिए, सबसे जरूरत बात यह रहेगी कि आपने कहा कि सपा का कद बढ़ रहा है कुंडा जैसे क्षेत्रों में भी। अगर ऐसा है भी, जैसा कि पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को देखें तो जो वोट परसेंटेज राजा भैया की जीत का रहता था वो थोड़ा कम हो गया था 2022 में। तो इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा था कि जिस हिसाब से कम हो रहा है, कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि ये सीट हार जाए। लेकिन बाहुबली नेता है और उनका दबदबा चलता है, उनकी लोग उनको कहीं ना कहीं पूछते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो जनता के बीच रहते हैं। जैसे बिहार की राजनीति में मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह की चर्चा बहुत बार होती है। वहां उनके मोकामा क्षेत्र उनका गढ़ बन गया, चाहे किसी को भी उतारे आगे। और वहीं दूसरी तरफ राजा भैया के लिए क्षेत्र कुंडा बन गया है। लेकिन एक चुनौती जो इनका सामना कर सकती है वो है इनकी पत्नी से जो इनका तलाक का मामला चल रहा है। जो 4 दीवारी के बीच रहना चाहिए था अंदरूनी मामला, वो सार्वजनिक हो चुका है, जिसकी वजह से
हो सकता है कि पर्सनल जो विवाद है कहीं उसकी वजह से राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। और बात अगर हम गठबंधन की भी करें तो आज के समय अगर हम देखें, कांग्रेस का 2 विधायक है, बीएसपी का 1 विधायक है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो राजा भैया की पार्टी है उनका भी 2 विधायक है, बड़ी से बड़ी पार्टियों का भी 2 विधायक है। अगर हम देखें, मान लीजिए एक बार को यहाँ पर राजा भैया की विचारधारा अखिलेश से मैच खा जाए, लेकिन साथ तो उनकी कांग्रेस भी रहेगी, वहां पर उनका विचार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी निर्भर करेगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी एनडीए के साथ जाने पर विचार करेंगे, वहां पहले से ही सुभाषपा, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे कुछ छोटे दल हैं जो चाहेंगे कि अपनी पार्टी का विस्तार करें, तो ऐसे में वो इन क्षेत्रों पर भी नजर गड़ाए बैठे होंगे। और राजा भैया भी चाहेंगे कि अगर मैं किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करूं तो 2 पर ना सिमटूं, कम से कम अधिक से अधिक सीटों की डिमांड रखें। जैसे जीतन राम मांझी ने बिहार में 40 सीटें मांग ली थी, भले ही बाद में उन्हें 4-5 मिली हो वो अलग बात है, लेकिन उनकी मांग अलग होगी। फिर एमएलसी चुनाव में क्या मांगेंगे, राज्यसभा चुनाव के लिए क्या कुछ मांगेंगे या लोकसभा के लिए कुछ मांगेंगे, अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ जाएंगे तो ये सारी बातें वहां निर्भर करेंगी। बिल्कुल, बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ तमाम ये जो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले हैं ये निर्भर करेंगे। और लोकल क्षेत्र में देखा जाए तो राजा भैया का सियासी प्रभाव उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत देखा जाता है। जी। ऐसे में देखना बेहद देखिए दिलचस्प दिनेश सर, रहेगा। मैं आपको यहाँ एक बात पर टोकना चाहूंगा। जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक बात तो ये साबित हो गई थी कि लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस की नजर आई थी। अगर आपने भी देखा हो तो बिल्कुल। जहां सपा और कांग्रेस एक तरफ थी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जितने साथी थे उनके मतलब जो 80 सीटें थी लोकसभा की, अगर कोई जीता कोई हारा तो इन्हीं 2 दलों में से हार जीत तय हुई। तो अगर आप देखिए, बीएसपी जो तीसरा मोर्चा बना रही थी वो नाकामयाब साबित रही, और भी कई ऐसी छोटी पार्टियां थी जो अपने आप को लाना चाह रही थी। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद ने एक सीट जीत ली थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे कई सारे चेहरे थे जो अपने आप को उभारना चाह रहे थे, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए। तो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, अगर वो भी इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच रहा तो हो सकता है कि कोई तीसरा चेहरा नाव भर के सामने आ पाए, और ऐसे में राजा भैया भी सोचे कि किसी और दल के साथ जाए, और अगर ऐसा नहीं दिखा पंचायत चुनाव में तो हो सकता है कि वो अकेले ही उतरे। बिल्कुल, यूपी की राजनीति को दीपक आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पर बीजेपी के एंगल से भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो सवाल ये है कि 2 सीटें लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने भाजपा से मांग रखी थी, एनडीए से मांग रखी थी, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। इन दोनों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंडिडेट उतार दिए, जिसके बाद राजा भैया ने तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव की जो खीज है, क्या वो उन्हें बीजेपी के खिलाफ ले जाएगी, और क्या इसका सियासी फायदा उठाने की अखिलेश यादव पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि कोई भी मजबूत क्षेत्रीय दल का नेता उनसे छिटक जाए जिससे कि वोट बैंक प्रभावित हो। देखिए 6-7 बार के विधायक है राजा भैया, चर्चा उनको लेकर यही रहती है कि आप कब तक विधायक रहेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में भी जाइए, आप मंत्री बनिए, राज्यसभा लोकसभा के बारे में विचार करिए, क्योंकि आपकी एक पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और वो पार्टी आप नहीं चाहेंगे क्षेत्रीय दल तक सीमित रहे, क्योंकि आज आप हैं तो आपके नाम पर, आपके काम पर, आपके चेहरे पर जनता वोट कर रही है। लेकिन पार्टी को एक ऐसा प्रारूप तैयार करना होगा कि कल को अगर आप अपने कदम पीछे भी करें और आप सोचे किसी और को आगे बढ़ाएं तो जनता उनके नाम पर भी मोहर लगाए, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दलों के साथ हो सकता है हाथ मिलाना पड़ जाए। और आपको, अगर आप मान लीजिए अगर आप एक विधायक हैं तो विधायक के रूप में आपकी इच्छा रहती है कभी मुख्यमंत्री बने, कभी प्रधानमंत्री बने। आपके कार्यकर्ता, आप ना चाहें लेकिन आपके कार्यकर्ता चाहेंगे कि जिनको हम सपोर्ट कर रहे, जिनका समर्थन करें, वो आज मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बड़े पदों पर जाए, ताकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो राजा भैया के कार्यकर्ताओं की भी यही चाहत होगी कि राजा भैया जाए यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन अभी फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति का नहीं, अभी फिलहाल है राज्य की राजनीति का। और यूपी जितना बड़ा राज्य है, उतने बड़े राज्यों को अगर हम देखें तो कई देशों को मिला दिया जाए तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जितनी जनसंख्या यूपी के बराबर नहीं होगी, जितनी यहाँ पर विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें आती हैं, और यहाँ पर विधान परिषद की सीटें आती हैं, वो कई देशों को टक्कर देती है। इसीलिए राजा भैया अगर यहीं पर अपना परचम लहरा देते हैं और बीएसपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को पछाड़ते हुए अगर आगे निकल जाते हैं या उनकी संख्या विधानसभा में बढ़ जाती है, तो सोचिए अगर आज राजा भैया बैठ रहे हैं या उनका एक साथी विधायक बैठ रहा है, कल को 8-10 विधायक राजा भैया के साथ खड़े नजर आए तो कितना प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, काफी सियासी प्रभाव पड़ सकता है, और आने वाले वक्त में राजा भैया जरूर कोशिश करेंगे कि यूपी में अपनी पार्टी का सियासी वर्चस्व मजबूत किया जाए। बशर्ते देखना दिलचस्प होगा कि किन कंडीशंस पर यूपी विधानसभा का चुनाव वो लड़ते हुए नजर आते हैं। गठबंधन करने की तमाम जो है यहाँ पर कयासबाजी अटकलें चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा वैसे वैसे कैसे सियासी रणनीतियां तय होंगी।
इस खास कार्यक्रम में दीपक आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।